नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका भविष्य इतना उज्जवल था, जिसकी सारी चीज़ें इतनी अच्छी होने वाली थी, लेकिन एक छोटी सी गलती से उसकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। कहानी की शुरुआत होती है कानपुर के बर्रा इलाके से। इसी बर्रा इलाके में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था नरेंद्र कुमार वर्मा। ये कार वॉशिंग सेंटर में गाड़ी धोने का काम करते थे। इनके परिवार में 4 लोग थे। नरेंद्र कुमार खुद, एक बीवी, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम था हंसिका वर्मा। हंसिका पढ़ाई लिखाई में शुरू से बहुत होशियार थी। यहाँ तक कि 10th और 12th में भी इसके लगभग 90% से ज़्यादा आए थे। हंसिका के इतने अच्छे नंबर देखकर परिवार को भी इससे काफ़ी उम्मीदें थी। उन्हें लगा कि बेटी जरूर कुछ ना कुछ कर लेगी और अच्छी नौकरी पाकर परिवार की गरीबी दूर कर देगी। 12th कंप्लीट करने के बाद पिता ने हंसिका को कोचिंग करने की सलाह दी। चूंकि हंसिका मैथ सब्जेक्ट वाली थी, इसलिए उसने आईआईटी में जाने का सपना देखा और कानपुर से ही आईआईटी की तैयारी करने लगी। हंसिका दिन भर घर में रहती और जब कोचिंग का समय होता तो वो कोचिंग चले जाती, वहां से पढ़कर वापस घर आ जाती। 1 साल तक इसने कड़ी मेहनत की और फिर तैयारी करने के बाद इसने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया, तो संजोग से इसे अच्छे नंबर आए और अच्छे रैंक मिल गए और काउंसलिंग के बाद इसे आईआईटी रुड़की मिल गया। आईआईटी रुड़की मिलने के बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ने लगी। पूरे रिश्तेदारों में, पूरे मोहल्ले में हंसिका की तारीफ होने लगी। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। हंसिका का भी जो मन करता वो करती, जो खाने का मन होता वो खाती। परिवार वाले भी कोई प्रकार का रोक टोक नहीं करते। एक तरह से परिवार में हंसिका की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी। अब दिन आता है 4 अगस्त 2023 का। हंसिका ऐसे ही किसी काम से घर से निकलती है। घर वालों को लगता है कि 1 साल पढ़ाई की है, बोर हो गई होगी, घूमने जा रही होगी, इसलिए परिवार वाले भी ध्यान नहीं देते। घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं पर हंसिका वापस घर नहीं आती। अब लगभग 2 घंटे बीत जाने के बाद भी जब हंसिका घर नहीं आती तो माँ को चिंता होने लगती है कि आखिर हंसिका अभी तक घर कैसे नहीं लौटी। अब देखते ही देखते शाम के 7 बज जाते हैं पर हंसिका घर नहीं आती। इसी समय हंसिका के पिता नरेंद्र वर्मा भी अपने काम से घर वापस आ जाते हैं। आते ही पिता भी हंसिका के बारे में पूछते हैं तो माँ पूरी बात बताती है। पूरी बात सुनने के बाद अब पिता भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर हंसिका गई कहाँ होगी जो अभी तक वापस नहीं लौटी। इधर हंसिका के नंबर पे लगातार कॉल भी किया जा रहा था, मगर हंसिका का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। पूरे मोहल्ले से पूछताछ की जाती है। जहां जहां हंसिका जाती थी वहां भी पूछा जाता है, दोस्तों से भी पूछा जाता है, लेकिन कहीं से भी हंसिका के बारे में कुछ पता नहीं चलता। देखते ही देखते अब रात हो गई और रात के 10 बज गए। इधर हंसिका अभी तक गायब थी। उसके फ़ोन पर लगातार कॉल किया जा रहा था मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। परिवार ने भी जहां जहां पूछना था पूछ लिया था। जहां जहां हंसिका जाती थी उस जगह को भी पूरी तरीके से छानबीन कर लिया, लेकिन हंसिका के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। अब पूरे परिवार वाले, खास करके माता और पिता, दोनों सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि आखिर हंसिका गई तो गई कहाँ। माँ का हंसिका के बारे में सोच सोच कर बुरा हाल हो गया था। अब इतनी ही देर में करीब रात के लगभग 10:30 बजे पिता नरेंद्र कुमार वर्मा के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। जब मैसेज को खोलते हैं तो देखते हैं कि ये मैसेज हंसिका के मोबाइल से ही आया था। मैसेज ओपन करते हैं तो देखते हैं कि कोई वीडियो आया है और उसके साथ ही एक ऑडियो क्लिप भी भेजी गई है। अब जैसे ही उस वीडियो को प्ले करते हैं, वीडियो में जो कुछ था उसे देखकर माँ बाप के होश उड़ जाते हैं। दरअसल उस वीडियो में हंसिका को एक चेयर में बिठाया गया और उसे रस्सी से बांधा गया था। हंसिका पसीने से लथपथ थी, उसके कपड़े बिखरे हुए अस्त व्यस्त थे, साथ ही उसके बाल भी बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उससे किसी ने बहुत जोरों से मारा पीटा हो, टॉर्चर किया हो। इस वीडियो के साथ ही एक ऑडियो क्लिप भी भेजी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर तुम अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए अपनी ही बेटी के अकाउंट में डाल दो, मैं उससे कह के निकलवा लूंगा। और अगर पूरे पैसे डाल दोगे तो तुम्हें तुम्हारी बेटी सही सलामत मिल जाएगी। अगर 3 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो अपनी बेटी की लाश लेने के लिए तैयार रहना। अब ये ऑडियो और वीडियो देखने के बाद दोनों माता पिता बदहवास हो जाते हैं कि आखिर वो क्या करे। ऐसा भी नहीं था कि वो करोड़पति लोग थे जो 10 लाख दे के फौरन बेटी ले आए। जाहिर सी बात है, एक आदमी जो गाड़ी धोने का काम करता है वो आखिर 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। पिता का वीडियो देखकर कलेजा फट चुका था। इधर माँ का रो रो कर बुरा हाल था और भाई भी परेशान था। इसके बाद उस किडनैपर से बात करने की कोशिश की गई ताकि कुछ डील या समझौता हो सके, लेकिन फ़ोन फिर स्विच ऑफ आता है। उन्होंने वीडियो कॉल, वॉइस कॉल सब करने की कोशिश की, मगर वो मैसेज आने के बाद फिर फ़ोन बंद हो चुका था। माँ पिता दोनों परेशान हो चुके थे, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी।
इसी उधेड़-बुन में कि क्या करे लगभग रात के 2 बज गए। पिता को पता था कि 10 लाख रुपए 3 दिन में जुगाड़ करना उनके लिए लगभग नामुमकिन है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि पुलिस के पास जाकर उनको पूरा मामला बताया जाए। इसके बाद पिता नरेंद्र वर्मा रात के 2:30 बजे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर पुलिस को पूरी बात बताते हैं कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है, साथ ही 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की है। अब रात के 2:30 बजे ऐसी कंप्लेन आने से पुलिस की भी नींद उड़ जाती है। इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि बेटी गायब कहाँ हुई है, तो पिता बताते हैं कि बेटी किसी काम से घर से बाहर निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी। इसके बाद लगभग 10:30 बजे वीडियो और ऑडियो आया जिसमें फिरौती की मांग की गई थी। हैरानी वाली बात यह थी कि वीडियो भी हंसिका के मोबाइल से आया था। पुलिस ने भी ये वीडियो देखा। वीडियो देखकर वो समझ गए कि मामला संगीन है। इसके बाद हंसिका के बारे में जो भी डिटेल चाहिए थे वो पुलिस ले लेती है और फिर पिता को यह कहकर घर भेज देते हैं कि वो हंसिका को ढूंढ लेंगे। इधर मां डरी सहमी सी रहती है। भले ही नरेंद्र वर्मा ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कर दी थी, लेकिन मां बार बार कह रही थी कि पैसों का जुगाड़ करो, पुलिस के चक्कर में मत पड़ो। अगर किडनैपर्स को पता चला तो वो हमारी बेटी को मार देंगे। पिता को भी लगा कि अगर वो पुलिस के चक्कर में पड़ जाएंगे तो क्या पता वो हंसिका के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दें। इसलिए पिता अब अगले दिन सुबह ही पैसों का बंदोबस्त करने के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच भाई के मोबाइल पर भी फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाली हंसिका ही होती है। अब भाई फ़ोन उठाता है। हंसिका उधर से बेहद ही घबराई आवाज़ में बोलती है, क्या हुआ, पैसे का इंतज़ाम हुआ? हंसिका की ये बात सुनकर भाई कहता है कि पैसे की व्यवस्था करने पापा गए हैं और सोमवार तक पैसे की व्यवस्था वो कर देंगे। इसके बाद हंसिका रोने लगती है और कहती है कि भैया कैसे भी करके पैसे की व्यवस्था करा दो, ये लोग मुझे मार रहे हैं और बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। अगर इनको पैसे नहीं मिले तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे मैं बता भी नहीं सकती। इतना कहकर हंसिका और जोर से रोने लगती है। बहन की रोने की आवाज़ सुनकर भाई का भी कलेजा फट जाता है। तुरंत माँ फ़ोन ले लेती है, लेकिन तब तक फ़ोन कट जाता है। अब जब भाई बहन की हालत के बारे में माँ को बताता है तो माँ सुनते ही बेहोश हो जाती है और उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। इधर पिता अपने गांव में जाकर अपने सगे संबंधियों और पड़ोसियों से जितने पैसे हो सके उतने मांगते हैं और शाम को 5 लाख रुपए लेकर आते हैं। अब 5 लाख रुपए का तो इंतजाम हो गया था, लेकिन बाकी के 5 लाख रुपए वो कहाँ से लाएंगे ये उनको समझ नहीं आ रहा था। समय भी अब एक ही दिन बचा था और जहाँ जहाँ से वो पैसे ले सकते थे वहाँ से वो ले चुके थे। अब माँ और पिता दोनों अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि वो बाकी के 5 लाख कहाँ से लाएंगे। इसी बीच एक बार फिर फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाली इस बार भी हंसिका ही होती है। इसके बाद हंसिका माँ के बारे में पूछती है तो पिता बताते हैं कि उनकी तबीयत खराब है और उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद वो पैसे के बारे में पूछती है तो पिता बताते हैं कि 5 लाख का इंतजाम हो गया है। इसके बाद हंसिका रोते हुए पिता से कहती है, जल्दी से 5 लाख का और इंतजाम कर दो, नहीं तो ये मुझे बेच देंगे, मार देंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हंसिका की बात सुनकर पिता रोने लगते हैं और सोचते हैं कि वो बाकी के 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। घर से लेकर गहने तक बेचने की भी कोशिश करते हैं ताकि कहीं से भी पैसे मिल जाए। चूंकि पिता नरेंद्र वर्मा ने पुलिस में भी कंप्लेन की थी, इसलिए इधर पुलिस भी अपनी जांच शुरू कर चुकी थी। सबसे पहले पुलिस ने नंबर चेक किया तो पता चला यह नंबर उस लड़की का ही है। इसके बाद उस नंबर को सर्विलेंस पर लगाया गया। उस नंबर की लास्ट लोकेशन कानपुर की ही थी, लेकिन जब पुलिस उस जगह पर पहुंची तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ था, इसलिए उसके बाद की लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाई। इधर समय घटता जा रहा था और पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सिर्फ 3 दिन का ही टाइम था। अब पुलिस वाले इस मामले को सुलझाने के लिए 5 टीमें बनाते हैं, जिसमें से एक टेक्निकल टीम होती है। पांचों टीमों को सारा फोकस बाकी मामलों से हटाकर इस मामले की ओर करने का आदेश दिया जाता है। अब सभी टीमें अपनी जांच शुरू करती है। टेक्निकल टीम टेक्नोलॉजी का सहारा लेती है और बाकी टीम अपनी पूछताछ शुरू करती है। हंसिका के दोस्तों से और आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। इधर पुलिस की एक टीम हंसिका का बैकग्राउंड खंगालना शुरू करती है। उसके बारे में हर एक डिटेल खंगालती है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट को भी चेक किया जाता है। सारी चीज़ें तो ठीक मिलती है, लेकिन सोशल मीडिया में उसकी लास्ट पोस्ट कहीं ना कहीं डाउटफुल थी, जो पुलिस वालों के दिमाग में संदेह पैदा कर रही थी। दरअसल गायब होने के कुछ ही टाइम पहले हंसिका ने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया था, जिसमें इसके साथ एक लड़का भी था। तो पुलिस वाले ने सोचा क्यों न इस लड़के से ही बातचीत किया जाए, क्या पता हंसिका से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए। ये सोचते ही तुरंत अब पुलिस वाले उस लड़के के बारे में पता करते हैं। तो पता चलता है कि जिस दिन से हंसिका गायब है उसी दिन से यह लड़का भी गायब है। ये जानकर अब पुलिस यहाँ उलझ जाती है। पुलिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है दोनों का किडनैप किया गया होगा, लेकिन अगर दोनों को किडनैप किया गया होता तो दोनों के घर फिरौती के लिए फ़ोन आता, लेकिन फ़ोन सिर्फ हंसिका के घर आया।
उस लड़के के घर नहीं। जब पुलिस वाले ये चीज़ देखते हैं तो पुलिस की शक की सुई उस लड़के के ऊपर जाकर टिक जाती है। उन्हें लगने लगता है कि हो सकता है इसी लड़के ने हंसिका को किडनैप किया होगा। अब पुलिस सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है, जहाँ जहाँ भी हंसिका गई थी और जहाँ से वो गायब हुई थी, किस कैमरे में वो कैद हुई थी और उसके बाद किस कैमरे में वो कैद होना बंद हो गई। जब इन चीज़ों को चेक किया गया तो पता चला कि जब हंसिका गायब हुई थी तब ये और वो लड़का एक कमरे में साथ ही पैदल चलते हुए दिख रहे थे। अब पुलिस वालों को लग गया कि हो ना हो यह लड़का इस मामले में ज़रूर कुछ ना कुछ जानता है। अब पुलिस इस लड़के का भी नंबर सर्विलेंस पर लगा देती है। इधर लड़की का फ़ोन तो बंद था लेकिन लड़के का नंबर चालू था। अब इस लड़के के नंबर की लोकेशन ट्रैक की गई तो लोकेशन लखनऊ की मिली। इससे पहले कि पुलिस वाले लखनऊ पहुंचते लोकेशन गोंडा, फिर अयोध्या और फिर इसके बाद बस्ती पहुंच गई। यानी लोकेशन भी लगातार शिफ्ट हो रही थी। इसी बीच हंसिका के अकाउंट से 1,000 रुपये भी निकाले गए। पुलिस को उसकी अंतिम लोकेशन पहले गोंडा में मिली। तुरंत पुलिस टीम वहां पहुंच भी गई लेकिन इसके बाद फिर से लोकेशन मिस हो गई। पुलिस लौटने की तैयारी में थी तभी हंसिका की लोकेशन गोंडा से 100 किलोमीटर दूर बस्ती में मिली और इस बार पुलिस नहीं चुकी और 45 मिनट में बस्ती पहुंच गई। बस्ती रेलवे स्टेशन पहुंच के उस लड़की को बरामद किया गया, साथ ही उस लड़के को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को बस्ती के होटल से बरामद किया गया था और जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो दोनों एक दूसरे के साथ थे और कंफर्टेबली साथ में बैठे थे। अब बरामद करके दोनों को लाया गया। अब सवाल यही था कि अगर लड़की किडनैप हो गई थी तो आराम से एक होटल के कमरे में बैठी क्यों थी। अब पुलिस वालों ने इस सवाल का जवाब उनसे पूछा तो एक कहानी सामने आई जो काफ़ी शर्मनाक थी और खौफनाक भी थी। दरअसल ये लड़की जब कोचिंग जाती थी तो इसी दौरान इसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था राज सिंह। राज एक यूट्यूबर था लेकिन इसकी कमाई नहीं होती थी क्योंकि इसका चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ था। धीरे धीरे इनका मिलना जुलना बढ़ता गया और इनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया तो दोनों ने शादी करने की सोची। किस्मत से दोनों की उम्र 18 प्लस ही थी। इसके बाद उन्होंने 22 मई 2023 को कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज तो दोनों ने कर ली थी लेकिन इसके बावजूद दोनों अलग अलग रह रहे थे। अब हंसिका सोचती है कि शादी हो गई फिर भी वो अपने ससुराल में क्यों नहीं है। फिर इसने अपने बॉयफ्रेंड राज से कहा कि शादी होने के बाद भी तुम मुझे क्यों नहीं ले जा रहे। इस पे राज कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दोनों का खर्चा उठा पाए। इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि जब तक पैसे नहीं आ जाते तब तक तुम वहीं रहो, यानी अपने मायके में ही रहो। अब राज तो ये सब कह देता है लेकिन हंसिका जिद पे अड़ जाती है कि चाहे तुम कहीं से भी पैसे लाओ लेकिन मुझे अपने साथ रखो। अब जैसे ही हंसिका ये कहती है तो राज उससे कहता है एक काम करो, तुम ही पैसे लेकर आ जाओ। लेकिन हंसिका को भी पता था कि वो कहीं से भी पैसे नहीं ला पाएगी। इसके बाद इन दोनों ने बहुत सोचा कि कहाँ से पैसे लाया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे इनके पास पैसे आ जाए और फिर दोनों साथ रहे। फिर जब कोई तरीका समझ नहीं आया तो फिर इन दोनों ने यानी हंसिका ने अपनी ही किडनैपिंग की साजिश रची। इसके बाद 4 अगस्त को हंसिका शाम को 4 बजे अपने घर से निकलती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के रूम पहुंचती है। पहुंचने के बाद अपने आप को रस्सी से बंधवाती है। 15 मिनट तक पंखा बंद करवा के बैठती है ताकि पसीने से लथपथ हो जाए। अपने बाल भी खुद ही बिखेर लेती है और इसके बाद ये अपना वीडियो बनवाती है। वीडियो बनाने के बाद हंसिका अपने बॉयफ्रेंड से इस वीडियो को अपने पिता यानी नरेंद्र वर्मा के पास भेजने को कहती है। क्योंकि हंसिका का एडमिशन IIT रुड़की में होने वाला था इसलिए उसे टेक्नोलॉजी का भी अच्छा खासा ज्ञान था। इसलिए उसने वॉइस चेंजर की मदद से अपने बॉयफ्रेंड को ऑडियो रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद उन्होंने वो ऑडियो भी हंसिका के पिता नरेंद्र वर्मा के पास भेज दिया। उस धमकी भरी खौफनाक आवाज को सुनकर पिता डर जाते हैं। इधर हंसिका लगातार अपने बॉयफ्रेंड के साथ इधर उधर भटकती रही, घूमती रही, लेकिन कहीं भी रहने के लिए इन्हें पैसे चाहिए थे। तो फिर इन्होंने लखनऊ के एक ATM से 1,000 रुपये भी निकाले। नरेंद्र वर्मा ने अपनी बेटी हंसिका के नाम पर लगभग 3 लाख की FD भी कराई थी, जिसको हंसिका ने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर पूरा खर्च कर दिया था। राज भी कोई अच्छा लड़का नहीं था, इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी थे। साल 2020 में ये एक चोरी के मामले में जेल भी जा चुका था। साथ ही अपने भाई के साथ मिलकर एक लूट को भी अंजाम दिया था। यानी पुलिस की नज़रों में राज सिंह पहले से ही हिस्ट्री शीटर था। और ऐसे ही लड़के के साथ हंसिका ने प्यार किया और अपने घर वालों के सामने इतनी गंदी साजिश रची। 7 अगस्त को जब इन दोनों को पकड़ के लाया गया और जेल में इनको अलग अलग रखा गया तो फिर भी इनकी यही डिमांड थी कि दोनों को साथ में रखा जाए। पुलिस ने अभी बताया कि बस्ती के बाद उनकी गोरखपुर भागने की तैयारी थी। पुलिस ने हंसिका और राज का मैरिज सर्टिफिकेट भी बरामद किया। दोनों के संबंधों की जानकारी हंसिका के माता पिता को बिल्कुल भी नहीं थी। सिर्फ हंसिका का भाई ही राज से 2-3 बार मिला था। राज ने यह भी कहा कि भले ही उसे जेल भेज दिया जाए लेकिन वह हंसिका का साथ कभी नहीं छोड़ेगा।
युवा के प्यार में हंसिका इस कदर डूब चुकी थी कि उसने न सिर्फ परिवार से दगा किया बल्कि उस लड़के पर भरोसा किया जिस पर चोरी, लूट जैसे कई मामले दर्ज थे। अपने बैंक खाते में पिता के डलवाए 2.5 से 3 लाख रुपए भी वो अपने और अपने प्रेमी के ऊपर खर्च कर चुकी थी। इस प्रकार एक उज्जवल भविष्य वाली लड़की ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। और ये थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में। जय श्री राम।